प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको YouTube के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी UGC नेट सेकेंड पेपर के एजुकेशन सब्जेक्ट पर अति नवीनतम PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सटीक प्रश्नोत्तरी को साझा किया जाएगा। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में ही रहा है, परंतु अब मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन शुरू किया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह सेशन आपको एजुकेशन पेपर शिक्षा शास्त्र UGC नेट जो 12 दिसंबर 22 शिफ्ट 1 का यह क्वेश्चंस होंगे। ये आपको दिसंबर 21 एवं जून 22 का मर्ज साइकिल के अंतर्गत एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। यह बाइलिंगुअल में हिंदी और इंग्लिश मीडियम के साथ टॉप क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट के रूप में पार्ट तीसरा होगा। इसके पहले भी 2 पार्ट वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो प्रश्न 1 की ओर। प्रोग्राम अधिगम आधारित है। ए. आश्रित अधिगम सिद्धांत पर। बी. संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत पर। सी. गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत पर। डी. ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत पर। प्रोग्राम लर्निंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ए. कंडीशन लर्निंग थ्योरी। बी. कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। सी. गेस्टाल्ट लर्निंग थ्योरी। डी. ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ए, बी, सी और डी के ऑप्शन से सही विकल्प का चयन करना है। प्रोग्राम अधिगम यह किस पर आधारित है? यह आपको ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑप्शन डी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पर प्रोग्राम अधिगम आधारित है। यह आपको प्रोपोनेंट ये BF स्किनर को जाता है। BF स्किनर को जाता है। इन्होंने चूहा और कबूतर पर शुरुआत किए थे। इसमें जब कोई छात्र अपनी स्वभाव से अनुक्रिया के तहत गलत कार्य होता है तो शिक्षक को चाहिए उसी समय नकारात्मक पुनर्बोलन दे। नकारात्मक पुनर्बोलन, निगेटिव रीइंफोर्समेंट, तत्काल इमीडिएटली। यह
छात्र को उचित रास्ता प्रशस्त करेगा। तो हम सब जानते हैं कि स्किनर महोदय पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट के रूप में जाने जाते हैं। यह ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत जो आपको उद्दीपन की आवश्यकता को न मानकर यहाँ क्रिया एवं पुनर्बलन इस पर ज़्यादा फोकस है, इस पर ज़्यादा दबाव है, ज़्यादा जोर दिया जाता है। छात्रों में पुनर्बलन के द्वारा अनुक्रिया कराई जा सकती है। यहाँ छात्र अनुक्रिया और पुनर्बलन के माध्यम से ही अनुक्रिया एवं पुनर्बलन रेस्पॉन्स एंड रीइंफोर्समेंट के द्वारा ही अपने ज्ञान को बढ़ोतरी करते हैं, ज्ञान में वृद्धि करते हैं। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर प्रोग्राम अधिगम आधारित है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ऑप्शन डी। इसके जनक ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत के प्रोपोनेंट हैं आपको बीएफ स्किनर महोदय। इन्होंने चूहा और कबूतर पर अपना कार्य संपादित किए। स्किनर महोदय का पुनर्बलन प्रसिद्ध है। इन्होंने बतलाया कि जब कोई छात्र गलत व्याख्या करता है, गलत उसकी अनुक्रिया होती है, तो शिक्षक को चाहिए उसी समय नकारात्मक पुनर्बलन प्रस्तुत करे। निगेटिव रीइंफोर्समेंट से बच्चा को झटका लगता है और वह उचित रास्ता को प्रशस्त करता है। जब छात्र को पुनर्बलन मिले, पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट अनुक्रिया एवं पुनर्बलन के द्वारा ही छात्र अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं, उनके ज्ञान बढ़ोतरी होती है। इसके लिए ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में यहाँ उद्दीपन की कोई आवश्यकता नहीं है, जितना कि क्रिया एवं पुनर्बलन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। क्रिया एवं पुनर्बलन के माध्यम से ही छात्रों में ज्ञान की अर्जित की जा सकती है, ज्ञान में बढ़ोतरी की जा सकती है। यहाँ उसकी दक्षता को बढ़ाया जा सकता है। यह एक जो सिद्धांत है ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत, यह सिद्धांत आपको एक शोध का आधारित है, यह शोध पर आधारित है। इसे अनुसंधान आधारित प्रणाली भी कहा जाता है। अनुसंधान आधारित प्रणाली भी कहा जाता है। यह एक सिस्टम के तहत कार्य करता है, जिससे छात्र के अधिगम में, छात्र के ज्ञान में बढ़ोतरी होती, वृद्धि होती है। तो हमारा सही उत्तर डी ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत। उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE द्वारा
मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम है। ए पूर्व विद्यालय शिक्षा में डिप्लोमा, बी प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, सी कला शिक्षा में डिप्लोमा, डी शारीरिक शिक्षा में परा स्नातक, ई शिक्षा में कला स्नातक। The programs of teacher education recognized by National Council for Teacher Education NCTER: A. Diploma in Preschool Education DPSE, B. Diploma in Elementary Education DLED, C. Diploma in Arts Education, D. Master of Physical Education MPED, E. बैचलर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन BA एजुकेशन। ऑप्शन है ABCD में सही विकल्प का चयन करना है, ABC और D से। यहाँ कह रहा है आपको NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा अध्यापक शिक्षक के लिए कौन कौन से कार्यक्रम है। तो डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन DPSE यह आपको है। इसके अंतर्गत 4 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षण कार्य के लिए यह अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम है। यह शिक्षण कार्य प्रायः अभिभावकों एवं वहाँ के समुदायों पर भी आधारित होते हैं। इसमें प्राथमिक शिक्षा और के आने के पूर्व की शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा में आने के पूर्व की शिक्षा 4 से 6। बी है आपको डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED, प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा। तो जहाँ हमें प्रारंभिक है, प्रारंभिक एलिमेंट्री, तो इसका मतलब है कि यह प्राथमिक शिक्षा से संदर्भित है। प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन, ये प्राइमरी एजुकेशन भी आपको एक तो है निम्न लोअर प्राइमरी एजुकेशन और दूसरा है आपको उच्च हायर प्राइमरी एजुकेशन, उच्च प्राथमिक शिक्षा। निम्न के अंतर्गत यहाँ आपको 1 से 5 वर्ग के छात्र छात्राओं को पढ़ाया जाता है और उच्च में आपको 1 से 8 वर्ग तक या 6 से 8 वर्ग तक के छात्र छात्राओं को शिक्षण कार्य दिया जाता है। तो एलिमेंट्री एजुकेशन में DLED मस्ट है, यहाँ आवश्यकता है DLED, तो यह भी आपको सही है। डिप्लोमा इन आर्ट्स एजुकेशन परफॉर्मिंग आर्ट्स, यह भी आपको अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के तहत है। मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन MPED, यह भी आपको जरूरी है। और अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का यह सब आपको एक गूगल पर सर्च मारने पर आपको यह एक डाटा पूरे अच्छी तरह से मिल जाएगी कि कौन कौन से है। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन BA एजुकेशन आपको यहाँ नहीं मिलता है, यह ई नहीं है।
ए, बी, सी और डी आपको अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। ए, बी, सी और डी ये अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत हैं, लेकिन बैचलर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन यह कार्यक्रम नहीं है एनसीटीई के अंतर्गत। तो हमारा सही ऑप्शन डी की ओर है, सही ऑप्शन डी की ओर है। डी, ए, बी, सी और डी सही उत्तर का मिला। ये रहा सही उत्तर ए, बी, सी, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने रचनात्मक एवं संकलनात्मक मूल्यांकन शब्दों का प्रतिपादन किया? ए, माइकल सैडलर, बी, माइकल स्क्रीवेन, सी, नट और डी, अल्केन हवार्ड। Who amongst the following coined the terms formative and summative evaluation? A, Michael Sadler, B, Michael Scriven, C, Kant और D, Alken Howard। तो सही विकल्प क्या करना है? रचनात्मक एवं संकलनात्मक। रचनात्मक यानी फॉर्मेटिव, संकलनात्मक सम्मेटिव। ये किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो हम सब जानते हैं कि माइकल स्क्रीवेन के द्वारा, माइकल स्क्रीवेन के द्वारा रचनात्मक एवं संकलनात्मक मूल्यांकन का प्रतिपादन किया गया था। स्क्रीवेन महोदय ने 1967 में इवैल्यूएशन, इसकी भूमिका पर विचार विमर्श करते हुए रचनात्मक एवं संकलनात्मक मूल्यांकन के लिए दो नाम प्रतिपादित किया गया। दो शब्द, दो नाम। रचनात्मक मूल्यांकन यह आपको वर्ग कक्ष में ही शिक्षण कार्य के समय किए जाते हैं। इसमें छात्रों को किसी दिए गए पाठ्य योजना के अंतर्गत जो इकाई होती है, उसे जब शिक्षक अपने कार्य रूप में प्रक्रिया में लाते हैं और जब छात्रों से पूछा जाता है तो उनके फीडबैक पर, उनके प्रतिपुष्टि पर तत्काल शिक्षक अपने में सुधार करते हैं और छात्र में भी सुधार करते हैं कि यहाँ कौन सा स्किल लागू हो, कौन सा टीचिंग मेथड को इम्प्लीमेंट किया जाए कि छात्र भली भांति समझ सके। तो इसके लिए वर्ग कक्ष में ही जो कार्य किए जाते हैं वह आपको रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत है। यह फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है। इसमें छात्र ही नहीं, शिक्षक भी अपनी कार्यशैली को संशोधित करते हैं, सुधार करते हैं। इससे बच्चों में एक आत्मिक विकास होता है कि हम सही कहाँ हैं और गलत कहाँ है। शिक्षक भी अपनी शिक्षण कौशल के गुणवत्ता में यथोचित सुधार करते हैं कि किस इम्प्लीमेंट के तहत बच्चे में
गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाए। यह शिक्षण कार्य प्रायः एक इकाई के ही रूप में होते हैं जो हमें सिलेबस से ही संदर्भित होता है। यह एक उपकरण के रूप में है जब छात्रों को शिक्षक द्वारा पाठ्य वस्तु से संबंधित प्रक्रिया को बता दिया जाता है, समझा दिया जाता है, सिखा दिया जाता है। उसके बाद छात्र से मूल्यांकन किया जाता है, उसका टेस्ट लिया जाता है और इस टेस्ट में वह कहाँ तक सक्सेस हो पाता है उसी को रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। इसमें शिक्षक या छात्र अपनी कमी को बखूबी इम्प्रूव कर सकते हैं। यह हमारा रचनात्मक मूल्यांकन है। यह रचनात्मक मूल्यांकन आपको शिक्षण गुणवत्ता में सुधार करने के लिए परीक्षा एवं विभिन्न प्रक्रियाओं में छात्रों के ज्ञान का टेस्ट मूल्यांकन किया जाता है। तो यह है हमारा रचनात्मक मूल्यांकन। संकलनात्मक मूल्यांकन, समेटिव, यह आपको वर्ष के अंत में किया जाता है। संकलनात्मक, यह जब पूरा सिलेबस हमारा खत्म हो जाता है उस समय पूरे सिलेबस पर आधारित प्रश्नों को जब इवैल्यूएशन किया जाता है उस समय यह हमारा संकलनात्मक, समेटिव। तो इसका सही उत्तर हमारा है माइकल एस्क्रीवेन। बी की ओर, बी है आपका सही ऑप्शन, बी, उत्तर का मिलन करते हैं। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, अध्यापन शास्त्र। ए, अध्यापन का एक तरीका और प्रथा है। बी, इसमें अध्यापन शैली, अध्यापन सिद्धांत और फीडबैक मूल्यांकन सम्मिलित है। सी, इसमें कक्ष में पाठ्यक्रम विषय वस्तु को संपादित करने की शैली शामिल है। डी, इसमें वांछित है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की आयु भिन्नता एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की प्रकृति से प्रभावित नहीं होना चाहिए। इंग्लिश है इसकी पेडागोगी। ए, इट्स ए मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग। बी, इनकम्पासेस टीचिंग स्टाइल, teaching theory and feedback assessment. C, involves the style of transacting the curriculum content in classroom. D, require teachers not to get influenced due to difference in the age of students and nature of content to be delivered. Options आपको दिए गए हैं A, B, C और D में। A में है A, B, C और B है B, C, D, C है A and D और D है आपको बी एंड डी। तो सही विकल्प चयन करना है। अध्यापन शास्त्र यानी पेडागोगी। चलिए, तो यह पेडागोगी आपको एक तरीका है, एक मेथड है और यह एक प्रथा है। यह प्रथा है, अध्यापन शास्त्र, पेडागोगी। तो यह ए हमारा कथन सही है। ये कथन सही है तो ऑप्शन में आपको बी गलत
और डी गलत। ए और सी से ही चयन करना है। ए और सी से ही चयन करना है कि सही क्या होगा। चलिए 2 से लेना है। बी हमारा है, इसमें अध्यापन शैली, अध्यापन सिद्धांत और फीडबैक। तो अध्यापन शैली यही तो आपको है पेडागोगी। इसी में अध्यापन शैली यही आपका टीचिंग स्टाइल है, टीचिंग थ्योरी है। और जब शिक्षक छात्र एक ही वर्ग कक्ष में उपस्थित होते हैं, अध्यापन कार्य में लिप्त जब शिक्षक छात्र से सवाल पूछा जाता है और छात्र द्वारा जवाब दिया जाता है, तो यह हमारा फीडबैक है। यह हमारा फीडबैक है, प्रतिपुष्टि है। तो फीडबैक मूल्यांकन सम्मिलित है। बिल्कुल सही बात है यार। इसमें कक्ष में पाठ्यक्रम विषय वस्तु को संपादित करने की शैली शामिल है। पाठ्यक्रम विषय वस्तु जो हमारे सिलेबस का कंटेंट है, इसे ही टीचर द्वारा संपादित किया जाता है। ये विषय वस्तु पाठ्यक्रम पर ही आधारित होनी चाहिए। डी आप तो यह भी कथन आपका सही है। ए, बी और सी कथन सही है। डी है, इसमें वांछित है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की आयु भिन्नता एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की प्रकृति से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। यहाँ नहीं दिया हुआ, यह कथन आपका गलत है। प्रभावित होना चाहिए कि कौन से बच्चे छोटे आयु के हैं और कौन से बच्चे बड़े आयु के हैं, उसको भी थोड़ी सी मध्यस्थता की जाती है। वहाँ नज़र रखा जाता है कि कौन से बच्चे पहले सीख जाते हैं और कौन से बच्चे बाद में सीखते हैं। और विषय वस्तु की प्रकृति ही तो हमें विद्यालय कक्ष में रखना है। टीचिंग प्रोसेस में ये अध्यापन शास्त्र, पेडागोगी हमारा एक शास्त्र है, एक शास्त्र है जो शिक्षण शास्त्र कहलाता है, जो शिक्षण शास्त्र कहलाता है। इसमें शिक्षक द्वारा किस प्रकार की शैली, किस प्रकार की शैली, नीति, कार्य जो अपनाई जाती है, इसमें जिन जिन बातों को ध्यान में रखकर अध्यापन कार्य किया जाता है, यही हमारा अध्यापन शास्त्र है। अध्यापन शास्त्र पेडागोगी है, पेडागोगी। तो सही विकल्प आपको ए की ओर है। ए यहाँ ए, बी एंड सी, ए, बी एंड सी आपको सही है। यह सी आपका गलत है, यह ऑप्शन सही है। ए, बी एंड सी ये पेडागोगी का प्रमुख लक्षण है। आपको इस प्रकार का प्रश्न प्रायः देखने को मिलेंगे। बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है और इसका जो कथन सही के रूप में यानी ए, बी, सी है, इसे अपने माइंड में कब रखें कि इसी पर आधारित प्रश्न घुमा फिरा करके आपको पूछे जाते हैं। इसे नज़रअंदाज न करें, सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा सही उत्तर ए, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना के लिए नीचे दी गई आवश्यकताओं को प्रारंभ से अंत के क्रम में व्यवस्थित करें। ए, कार्य निष्पादन के वर्तमान स्तर का कथन। बी, विद्यार्थी की उपलब्धियों के आकलन का कथन। सी, विद्यार्थी के बारे में प्रारंभिक जानकारी का कथन।
डी, बच्चों की उपलब्ध कराई जाने वाली सहायक सामग्री, सेवाएं, संशोधन एवं सहायताओं का कथन। इंग्लिश है इसकी, अरेंज द बिलो लिस्टेड रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान इन सीक्वेंस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। ए, स्टेटमेंट ऑफ करेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। बी, स्टेटमेंट ऑफ असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट। सी, स्टेटमेंट ऑफ प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट। डी, स्टेटमेंट ऑफ एड्स, सर्विस, modifications and supports to be provided to the child. A statement of academic and functional goals. ई ऑप्शन आपके अंदर। अब आपको दिए गए विकल्पों से ए, बी, सी, डी और ई से सही विकल्प का चयन करना है सीक्वेंस में। ये आपको अरेंज करना है कि प्रारंभ से बिगिनिंग टू एंड कि सबसे पहले यहाँ कौन से कार्य करना चाहिए इंडिविजुअल एजुकेशन के अंतर्गत। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। यह प्लान, यह जो योजना है व्यक्तिगत शैक्षिक योजना, यह प्रायः आपको निःशक्त बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर यह कार्य संपादित किए जाते हैं। यह इसी का प्रारंभ से अंत के क्रम में, सीक्वेंस में, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना, यह जो है आपको दिव्यांग, निःशक्त उन बच्चों के लिए कि किस प्रकार यह प्लान हो। आईईपी भी इसे कहा जाता है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, आईईपी। यह सबसे पहले कि विद्यार्थी की, यानी जो स्टूडेंट हमारे हैं वो क्या जानते हैं, विद्यार्थी की एलिमेंट्री जो परफॉर्मेंस है, उनका जो अचीव है उसके बारे में समझना होगा कि वो क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, उनके पास क्या है, यानी प्रारंभिक जानकारी उन्हें कहाँ तक है, प्रारंभिक जानकारी। यह आपको कथन सी में है, विद्यार्थी के बारे में प्रारंभिक जानकारी का कथन, यह ऑप्शन सी में। तो हमारा पहले आएगा सी, पहले आएगा सी। तो यहाँ पहले सी ए और बी में है, ए और बी में है, तो सी और डी हमारा गलत हो गया। अब देखना है कि सी के बाद दूसरा क्या होगा। ए कह रहा है आपको कार्य निष्पादन के वर्तमान स्तर का कथन। तो कार्य जो हम निष्पादन करेंगे, जो हमारा परफॉर्मेंस होगा, उसका तत्काल अभी का, तो उसी समय का होगा। तो जब बच्चे की प्रारंभिक जानकारी पता चल गया, हमें जानकारी हो गई, तो अब उसके कार्य निष्पादन पर, कार्य निष्पादन का वर्तमान स्तर, ये रहा। यह कथन आपको ए की ओर है। सी के बाद आपको ए आया, सी के बाद आपको ए आया। इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही होगा और ए गलत हो जाएगा। चले उसके बाद भी मिलान कर लिया जाए। बी हमारा क्या कह रहा है, बी है विद्यार्थी की उपलब्धि की, उपलब्धि तो बाद की बात हो जाएगी, उपलब्धि बाद में होगी। उसके पहले है आपको डी,
उसके बाद है डी, नहीं यहाँ आपको दे रहा है सी ए, उसके बाद है आपका ई, ई, ई आपका है स्टेटमेंट ऑफ एकेडमिक एंड फंक्शनल गोल्स, फंक्शनल गोल यानी उसका लक्ष्य क्या है। एकेडमिक यानी शैक्षिक एवं कार्यात्मक लक्ष्य, शैक्षिक एवं कार्यात्मक, उसके लक्ष्य को, उसके लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही यह आईईपी प्लान है। आईईपी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। और आपको बच कौन रहा है, तो बच रहा है आपको डी, सी ए ई, सी ए ई, उसके बाद है डी, उसका लक्ष्य। उसके बाद हम डी की ओर, बच्चों की उपलब्ध कराई जाने वाली सहायक सामग्री, सेवाएं, संशोधन एवं सहायताओं का कथन। अंत में यह आपको कि कहाँ संशोधन किया जाए, कहाँ सेवा में बढ़ोतरी की जाए, यह आपको डी ऑप्शन है, डी कथन। बी कह रहा है विद्यार्थी की उपलब्धि के आकलन का कथन। यहाँ आपको उसके असेसमेंट से कि उसका असेसमेंट क्या है, आकलन, अंत में उसका हम आकलन करेंगे। तो ऑप्शन बी, कथन बी, सी ए ई डी बी, सी ए ई डी बी आपको बी में समाहित है। तो सही उत्तर हमारा होगा बी, सही उत्तर हमारा बी, सी ए ई डी बी, सी ए ई डी बी, ये है हमारा आईईपी शुरू से अंत तक। अंत में क्या हुआ हमारा कि बच्चों का आकलन, कि उन्होंने अभी तक किस प्रकार का अचीवमेंट किया। और शुरू हमारा हुआ विद्यार्थी के बारे में प्रारंभिक जानकारी, प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन, प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन कि बच्चे क्या क्या जानते हैं। उसके बाद ही ना उनके ज्ञान में बढ़ोतरी की जाएगी, वृद्धि की जाएगी। तो सही उत्तर का मिलान ये रहा, सही उत्तर सी, बी, सी ए ई डी बी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, UNCRPD शब्द संबंधित है। ए, दिव्यांग व्यक्तियों के व्यवस्थापन हेतु संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से। बी, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ़िगरेशन से। सी, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से। डी, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समागम से। इंग्लिश इसकी है, द टर्म UNCRPD इज एसोसिएटेड विथ ए, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन रेगुलेशंस फॉर पर्सन्स विथ डिजेबिलिटीज। बी, यूनाइटेड नेशंस कन्फेडरेशन ऑन राइट्स ऑफ पीपुल विथ डिजेबिलिटीज। सी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिजेबिलिटीज। डी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्क्लेव ऑन द राइट्स फॉर पीपल विथ डिजेबिलिटीज। तो सही विकल्प का चयन करना है कि इनमें से सही UNCRPD का फुल फॉर्म क्या है, UNCRPD का फुल फॉर्म क्या है। तो यूनाइटेड नेशंस देखा जाए, यूनाइटेड नेशंस इस यह आपको सभी में दिया हुआ है, सभी में दिया हुआ है। यहाँ इसके बाद है आपको सी से कन्वेंशन, कन्फेडरेशन, कन्वेंशन और कॉन्क्लेव। यानी कन्वेंशन जो है आपको दो जगह है, कन्वेंशन आपको ए में और सी में है।
बाद बाकी ऑन द राइट्स फॉर पर्सन विथ डिजेबिलिटीज, और यहाँ आपको है रेगुलेशंस फॉर, यहाँ आपको, तो क्या सही होगा? तो ये आपका कन्वेंशन तो है लेकिन रेगुलेशन नहीं है, यह व्यवस्थापन नहीं है, यह अधिकार है, यह आपको राइट है। UNCRPD यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिजेबिलिटीज, राइट्स, रेगुलेशंस नहीं, ध्यान रखेंगे, राइट्स और कन्वेंशन, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक आनी चाहिए। यह आपको विकलांग व्यक्ति, दिव्यांग, निःशक्त व्यक्ति के लिए यह आपको संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा कन्वेंशन में ये आपका है कन्वेंशन, सम्मेलन से, ठीक है, यहाँ विषयांतर नहीं होना है, सम्मेलन में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 13 दिसंबर 2006 को अपनाया गया था और इसे विभिन्न राज्य दलों द्वारा 30 मार्च 2007 को हस्ताक्षर किया गया था। उसके बाद से पूरे विश्व में निःशक्त व्यक्तियों के लिए उनके अधिकार के लिए मांग करने में सशक्तिकरण प्रदान किया गया। इसका अधिनियम अनुच्छेद 1 से 33 के अंतर्गत किसी भी प्रकार का भेदभाव विकलांग व्यक्ति के अधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रता को राज्य सरकार द्वारा सुरक्षित करना है। यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, इसके अधिकार को, इसके मौलिक स्वतंत्रता को सुरक्षित राज्य सरकार द्वारा। पुनः अनुच्छेद 34 से 39 के बीच ये आपको कन्वेंशन में, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन में यह अधिकार दिया गया कि एक समिति का निर्माण हो, एक समिति की स्थापना की जाए, इसका प्रस्ताव दिया गया। इस प्रकार यह विकलांग व्यक्तियों, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन है, संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन है, संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन है दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार पर, यह उसका राइट है। UNCRPD यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिजेबिलिटीज। तो UNCRPD का सही ऑप्शन है आपको सी। ये रहा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु का उपदेश निम्नलिखित के लिए दार्शनिक आधार बना। ए वास्तविकतावाद के लिए, बी आदर्शवाद के लिए, सी प्रकृतिवाद के लिए, डी अस्तित्ववाद के लिए। इंग्लिश है इसकी। एरिस्टोटल
teaching became the philosophical foundation for A. realism, B. idealism, C. naturalism और D. existentialism। तो दिए गए विकल्प से A, B, C और D से सही विकल्प का चयन करना है। तो अरस्तु ये आपको यूनानी दार्शनिक थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो यूनानी दार्शनिक, यूनानी फिलोसफर। अरस्तु यूनानी फिलोसफर। इनके गुरु, अरस्तु के गुरु का नाम सिकंदर। इनके गुरु का नाम सिकंदर। अरस्तु के गुरु का नाम सिकंदर। लेकिन इनके जो शिष्य बने, इनके जो अनुयायी बने, वो आपको प्लेटो के नाम से विख्यात हुए। प्लेटो। तो अरस्तु के गुरु सिकंदर और अरस्तु के शिष्य प्लेटो। इस प्रकार अरस्तु महोदय ने अपने ज्ञान के द्वारा भौतिक, अध्यात्म, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र, इन विषयों पर अपनी मौलिक रचना की, मौलिकता दिखलाए। ये अरस्तु का मानना था कि मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति राज्य के जन्म के अनुसार है। तो यहाँ वास्तविकतावाद, ये आपको वास्तविकता, रियलिज्म, यह आपका किसको आधार बनाया? वास्तविकतावाद के लिए, रियलिज्म। ऑप्शन ए की ओर, ऑप्शन ए की ओर। ये अरस्तु के गुरु सिकंदर, यह है इनके गुरु, और अरस्तु इनके के चेला शिष्य प्लेटो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नहीं, ये प्लेटो के शिष्य थे। ये प्लेटो, अरस्तु जो थे, इनका प्लेटो गुरु है। यहाँ ये सिकंदर नहीं होकर यहाँ आपको प्लेटो होंगे पास, और यहाँ आपका सिकंदर है। प्लेटो यहाँ नहीं, यहाँ सिकंदर है। चल, पास, इसका याद करने की तरीका है पास। यानी ये प्लेटो, ये अरस्तु और ये सिकंदर, ये प्लेटो के शिष्य। अरस्तु प्लेटो के शिष्य, तो ये इनके गुरु हो गए। यहाँ सिकंदर नहीं, और सिकंदर इनके शिष्य, सिकंदर इनके शिष्य, यानी सिकंदर के गुरु, सिकंदर के गुरु अरस्तु और अरस्तु के गुरु प्लेटो। पास, प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर, इसको
ध्यान रखेंगे, ये भी आपको पूछे जाते हैं, कंफ्यूज ना होना है। प्लेटो, अरस्तु और सिकंदर। सही उत्तर हमारा ए है। उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा सही उत्तर, रियलिज्म, वास्तविकतावाद के लिए। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को अब यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे PYQ को लेकर के आएंगे और सेशन को साझा किया जाएगा। तब तक के लिए यही सेशन बाइंड अप किया जाता है। जय हिंद।